हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी घर पे बैठ के शानदार ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज शनिवार है और शनिवार के दिन अपन जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास लेके आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में अपने जो टॉपिक चल रहा था, उत्तोलक यानी लीवर। ठीक है। तो लीवर के बारे में अपन ने पढ़ा था। लीवर जो है दो प्रकार का अपन ने पढ़ा था, सीधी छड़ वाला लीवर और मुड़ी छड़ वाला लीवर। ठीक है। तो सीधी छड़ वाला जो लीवर है वो तीन प्रकार का अपन ने देखा। प्रथम श्रेणी फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, और थर्ड ऑर्डर लीवर यानी तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है। और अपन ने इसके जो है मुख्य सिद्धांत पढ़ा था। भाई चाहे सीधा जो छड़ वाला उत्तोलक हो चाहे मुड़ी छड़ वाला उत्तोलक हो, वो एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है। लोड इंटू लोड भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में इस प्रकार से लोड आगे रहता है, प्रयास पीछे लगाते हैं और पिवोट पॉइंट जो है वो बीच में रहता है, जिसे अपने उदाहरण लिया था कैंची का। ठीक है। और फिर उसका क्वेश्चन भी किया था। फिर सेकंड ऑर्डर लीवर अपन ने पढ़े थे। उसमें जो है पिवोट पॉइंट आगे रहता है, बीच में लोड होता है और आगे प्रयास लगाते हैं। जैसे अपन ने कूड़ा गाड़ी का उदाहरण लिया था कि कचरे की जो गाड़ी होती है उसमें आगे की तरफ पहिया होता है। ठीक है। और रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि जो सामान ढोने वाले होते हैं, कुली वगैरह, वो भी इस प्रकार की गाड़ी का उपयोग करते हैं। उसमें आगे की तरफ पहिए होते हैं और पीछे स्टैंड लगा रहता है। ठीक है। जब भी उसको स्टैंड लगाना होता है उसको स्टैंड पे खड़ा कर देता और यहाँ से लीवर के द्वारा वो आगे धकेलना शुरू करता था। ठीक है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे। तो वो भी द्वितीय श्रेणी उत्तोलकी का एक प्रकार है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तृतीय श्रेणी उत्तोलक थर्ड ऑर्डर लीवर क्या होता है। अब इसमें जैसा कि अपन ने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में पढ़ा, तो फर्स्ट ऑर्डर में तो जो है जो ये फलक्रम है वो बीच में होता था। ठीक है। सेकंड ऑर्डर में जो है फलक्रम यहीं लास्ट पॉइंट पे होता है, लेकिन प्रयास जो है वो एंड पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है। लेकिन ये थर्ड जो तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक है, इसमें क्या है, फलक्रम तो आगे रहता है। ठीक है। और लोड जो है लटकता हुआ, ठीक है, दूसरे छोर पे लोड लोड जो है वो लटकता रहता है और एक छोर पे जो है फलक्रम होता है और प्रयास जो है वो बीच में से लगाया जाता है। ठीक है। बीच से किसी चीज़ को प्रयास लगाना, ये पेन को मैं बीच में से उठा रहा हूँ। ठीक है। तो बीच में मैंने प्रयास लगाया ना, इस तरफ मैं अगर लोड लगा दूँ और ये अगर पिवोट पॉइंट हो, ठीक है, तो ये जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। जैसे चिमटा हो गया अपना। ठीक है। चिमटे में क्या होता है भाई, चिमटा इस प्रकार से होता है ना। ठीक है। भाई आगे से खुला रहता है और पीछे से जो है पिवोट पॉइंट होता है उसका। ठीक है। पीछे की तरफ, और किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो आगे से पकड़ते हैं। ठीक है। तो और प्रयास कहाँ लगाते हैं, बीच में, बीच में से दबाते हैं ना उसको। ये तो है नहीं भाई एंड से दबाते हैं। एंड में तो क्या है कि पॉइंट जो है वो मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और वो अपना फलक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? फलक्रम, लास्ट वाला पॉइंट। और प्रयास जो अपन बीच में लगाते हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। ठीक है। जो है प्रयास बीच में से यहाँ से दबाने पे दबता है वो। ठीक है। और जो है लोड आगे साइड में पकड़ा जाता है। ठीक है। आपने चिमटा काम में लिया भी होगा। ठीक है। नॉर्मली अपन घरों में जो है चिमटा काम में लेते हैं। ठीक है। और उसी का दूसरा उदाहरण है, जैसे अपना ये हाथ है। ठीक है। क्या है? हाथ है। अपने जो कोहनी है, कोहनी से नीचे का जो भी भाग होता है वो इस प्रकार का तृतीय प्रकार का जो है उत्तोलक होता है। क्यों? क्योंकि अपन कोई भी चीज़ अपन मानो उठा रहे हैं, ये वस्तु मैं उठा रहा हूँ, तो लोड कहाँ रहा अपने आगे की तरफ। ठीक है। और कोहनी जो है अपनी कोहनी, कोहनी क्या है, फलक्रम का काम करती है। किसका? फलक्रम। ठीक है। आलम का काम करती है। और लोड जो है अपने इस हथेली पे होता है और अपन उठाते हैं तो कहाँ से उठाते हैं? बीच में से उठाते हैं हमेशा। ठीक है। जब भी किसी लोड को उठाते हैं तो वो बीच में से प्रयास लगाते हैं, इस पार्ट से यहाँ से अपन प्रयास लगाते हैं। ठीक है। तो लोड जो है हथेली में होता है, कोहनी अपनी फलक्रम होती है और बीच में से अपन प्रयास लगाते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, जिस उत्तोलक में प्रयास लोड तथा आलम्ब के बीच में होता है। क्या? प्रयास जो है कहाँ होता है? लोड और आलम्ब के बीच में होता है। लोड और आलम्ब के बीच में प्रयास होता है तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक है। ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है? चिमटा।
और ये क्या है, सेफ्टी वाल लीवर। सेफ्टी वाल होता है ना अपना, कोई भी अपना सेफ्टी वाल होता है, इंडस्ट्री में ज़्यादातर ये काम आता है सेफ्टी वाल। तो उसको जो है या फिर अपना कोई वाल ले लो, कोई अपना पानी का वाल होता है, तो पानी का वाल तो यहाँ पे, यहाँ से वो बंधा रहता है, ठीक है। और यहाँ से अपन घुमाते हैं ना उसको, वाल को खोलना है तो उसको इस पॉइंट को पकड़ के घुमाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो पिवोट पॉइंट यहाँ रहेगा, प्रयास अपन बीच में करेंगे, ठीक है। और लोड जो है अपना जो है लास्ट में रहेगा, ठीक है। और तीसरा अपन ने अभी बताया जैसे मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ कोहनी से आगे का भाग, ठीक है। ये किस में आता है, तृतीय प्रकार के जो थर्ड ऑर्डर लीवर में आते हैं, ठीक है। तो इसी ये जो है तीनों प्रकार के अपन ने पढ़ लिए हैं। ये तीनों प्रकार के जो उत्तोलक है वो किस श्रेणी में आते हैं, सीधे छड़ वाले उत्तोलक में आते हैं। जो पहला प्रकार अपन ने पढ़ा उत्तोलकों का, सीधे छड़ वाले उत्तोलक, उनके ये तीनों टाइप है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और ये तीसरा है आज थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब जो है चलते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। दूसरा जो प्रकार अपन ने पढ़ा मूड़ी छड़ वाले, मूड़ी छड़ वाले उत्तोलक, ठीक है। जो कर्व लीवर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब ये कैसे होते हैं, मूड़ी छड़ वाले जो उत्तोलक होते हैं उनमें सबसे एक ही उदाहरण आता है, वो आता है बेल क्रैंक लीवर। क्या आता है, बेल क्रैंक लीवर। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बेल क्रैंक लीवर का है। ये लीवर इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो जहाँ से मैंने पकड़ रखा है ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है पिवोट पॉइंट कहलाता है, ठीक है, फलक्रम कहलाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, फलक्रम, क्योंकि यहाँ से ये मुड़ता है, ठीक है। मैंने यहाँ से पकड़ रखा है इसको, इस पॉइंट से पकड़ रखा है, तो ये फलक्रम हो गया। अब प्रयास में लगाऊंगा नीचे की तरफ तो वेट इस तरफ खींचेगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरफ खींचूंगा, तो अगर मैं कोई चीज़ इसको बांध दूँ यहाँ पे, कोई चीज़ यहाँ से बांध दूँ तो वो भी तो इसके साथ खींचेगी, ठीक है। जैसे अपन पतंग में नहीं करते, पतंग की डोरी को खींचते हैं, खींचते हैं ना, पतंग उड़ाई होगी आपने पतंग, तो उसकी डोरी को खींचते हैं तो पतंग भी तो जो है ऊपर उड़ती है, जितना डोरी को खींचते हैं वो उतना ही वो ऊपर उड़ती है। तो वो भी एक जो है इसी मुड़ी हुई छड़ उत्तोलक का एक उदाहरण मान सकते हैं पतंग को, ठीक है। तो जो है बेल क्रैंक लीवर में क्या होता है, इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पे प्रयास लगाएंगे, इस पॉइंट पे प्रयास लगाएंगे तो जो वेट है वो इस तरफ जो है खींचेगा, ठीक है। जिस तरफ प्रयास लगा रहे उसी तरफ वो खींचेगा, ठीक है। तो ये प्रयास नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो ये वेट जो है आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम से अपने को ये पता चल रहा है। तो क्या कह रहा है, ये इस उत्तोलक की दोनों भुजाएं, क्या दोनों भुजाएं, ये उत्तोलक है, इसमें दो भुजाएं, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, दो भुजा हो गई। तो पहली भुजा तो क्या कहलाती है, प्रयास भुजा, वह दूसरी लोड भुजा, ठीक है। ये प्रयास भुजा और ये लोड भुजा, ठीक है। जहाँ पे प्रयास लगा रहे हो वो प्रयास भुजा और जहाँ पे लोड लगा हुआ है वो लोड भुजा कहलाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 0 से 180 डिग्री का वांछित कोण होता है, यानी ये जो कोण होगा ये कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो और ये क्या कह रहा है, 0 से लेकर 180 डिग्री का कितना भी कोण हो सकता है, इन दोनों के बीच में 0 से लेकर 180 डिग्री का कोई सा भी कोण हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक का बेल क्रैंक उत्तोलक, ठीक है। इसमें भुजा 90 डिग्री कोण पर मुड़ी होती है। बेल क्रैंक लीवर में जो है भुजा का बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और मुड़े छड़ वाले उत्तोलक में 0 से 180 डिग्री कोई सा भी कोण हो सकता है, ठीक है। ये तो स्पेशल बेल क्रैंक जो लीवर है उसके लिए बता रहा है। फिर कह रहा है मशीन में उत्तोलकों का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाता है। भाई कोई भी मशीन है तो उसमें ये तो है ना भाई, एक उत्तोलक ही काम आएगा, ठीक है। 3-4 उत्तोलक मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। जैसे अपना गाड़ी का ब्रेक है, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं अपन, ठीक है, चाहे हाथ से लगाओ, हैंड लीवर से लगाओ, ठीक है, चाहे फुट लीवर से लगाओ, ठीक है। तो अगर अपन हैंड लीवर की बात करें, ठीक है, हाथ से जो दबाते हैं लीवर को उससे जो ब्रेक लगता है उसकी ही बात करें, तो जब अपन ने पढ़ा कि लीवर को दबाते हैं तो वो लीवर कौन से प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। तो हैंड लीवर जो है प्रथम श्रेणी उत्तोलक हो गया। फिर बाद में जो है नीचे जब जहाँ से वो ब्रेक अपना ब्रेक शू लगा रहता है, वो जो ब्रेक शू लगा रहता है वो कौन सा प्रकार का होता है, मुड़े छड़ वाला उत्तोलक श्रेणी में आता है वो, ठीक है। ब्रेक शू जहाँ पे ब्रेक लगता है वहाँ की बात करें, वहाँ से क्या होता है भाई, इस पॉइंट पे तो जो है वो
अपना वायर जो है अपन खींच रहे हैं, लीवर के द्वारा जो वायर बंधा हुआ है वो इस पॉइंट पे बंधा हुआ है मान लो, तो वो इसको खींचेगा तो यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, ब्रेक, अपना जो शू है, ब्रेक का जो रबड़ है वो लगा रहता है यहाँ पे, तो इसको दबाते हैं तो वो जो रिम के है वो चिपक जाता है और ब्रेक लग जाता है। यही होता है ना काम, साइकिल में आप देखते हो, ठीक है। बाइक में तो पॉसिबल नहीं हो पाता देखना, लेकिन साइकिल में अपन देख सकते हैं, उसमें तो यही होता है कि ब्रेक के लीवर के द्वारा ब्रेक लगाते हैं, लीवर को दबाते हैं तो वायर जो है इसको खींचता है और ब्रेक जो है रिम के चिपक जाता है, ठीक है। तो वो दोनों, इसलिए ये लाइन कही गई है कि भाई मशीन में उत्तोलकों का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाता है, ठीक है। संयुक्त रूप से इसलिए क्योंकि एक जो है उत्तोलक वो काम पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसी को बात करते हैं आगे। आगे कह रहा है टाइपराइटर में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों का संयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है। अपना जो टाइपराइटर होता है, जो पहले टाइपराइटर आते थे, आज भी आप देखते हो टाइपराइटर, उसमें जो है टाइप तभी होगा जब प्रथम श्रेणी, जब उसको की को दबाते हैं तो अपन जहाँ दबा रहे हैं वो तो प्रयास हो गया, ठीक है। फिर उसके नीचे बहुत सारी लीवर लगे रहते हैं, तो वो कौन से लीवर होते हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लीवर जो होते हैं वो, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल की ब्रेक, ये देखो मोटरसाइकिल की ब्रेक की बात आ गई, ठीक है, में विभिन्न श्रेणियों के उत्तोलक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक जो है, इसका उदाहरण अपन ने एक तो बेल क्रैंक लीवर देखा, और दूसरा उदाहरण जो है अपन ने जो है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का ब्रेक देखा, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे जो है तीनों सीधी छड़ वाले उत्तोलक और मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक दोनों ही काम में लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा। जो अपन ने पढ़ा उत्तोलक, सीधी छड़ वाले उत्तोलक और मुड़ी हुई छड़ वाले उत्तोलक, ठीक है, तीनों टाइप अपन ने पढ़ लिए, और ये अपना मेन जो है सिद्धांत है, इसी से सारे सवाल होने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला ये लगना है, ये पूरे जो लीवर टॉपिक है इसमें एक ही फॉर्मूला है, लोड गुणा लोड भुजा और बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, ठीक है। तो अब इसके सवाल ले लेते हैं अपन, सवाल करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल ही आते हैं। तो ये सवाल एक लिया है मैंने, ये जो है मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अपना जो है मुड़ी छड़ बेल क्रैंक लीवर ही है ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो गोली हो, एल शेप में भी हो सकता है। तो सवाल क्या कह रहा है, एक राइट एंगल बेल क्रैंक उत्तोलक की छोटी भुजा, ये छोटी भुजा है, ठीक है, और ये बड़ी भुजा है। तो छोटी भुजा 160 mm है, ये 160 mm है, अन्य भुजा 250 mm लंबी है। ये जो भुजा है ये कितनी लंबी है, 250 mm लंबी है। यदि उसकी छोटी भुजा के छोर पर 20 किलो का एक भार लटकाया जाए, इस पॉइंट पे क्या लगा रहा है, ये 20 किलो का भार जो है लटका रहा है, ठीक है। यहाँ तो आप कहोगे सर इस डायग्राम में तो डब्लू इस तरफ दिया है और प्रयास इस तरफ लगा रहे हैं, तो इस डायग्राम को घुमा भी सकते हैं, कोई वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने डब्लू लटका दिया, भार लटका दिया 20 किलो का, ठीक है, और प्रयास जो है इस तरफ से लगा रहे हैं। तो ये जो OMN ये कुछ नहीं है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जो है O बोला है, फलक्रम जहाँ पे अपना है O पॉइंट है, और M जो है जहाँ पे अपन वेट लगा रखा है, और N जहाँ पे अपन प्रयास लगा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, भार लटकाया गया है, यहाँ भार लटका दिया। फिर लंबी भुजा के समतल दिशा में कितनी शक्ति लगाई जाएगी, ये पूछा है, इस पॉइंट पे कितनी शक्ति लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, यहाँ मेन एग्ज़ाम में तो आपके जो है ऑप्शन टाइप ही आएगा, तो डायरेक्ट ही ऑप्शन ही रहेंगे वहाँ, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को करना पड़ रहा है। तो दिया है, क्या दिया है अपने को, भुजा की लंबाई। तो ये जहाँ पे अपना लोड लगा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, लोड भुजा, पता है ना क्या कहलाएगा ये, लोड भुजा, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है, लोड गुणा लोड भुजा। तो लोड भुजा की लंबाई कितनी है, लोड भुजा है 160 mm की, और लोड कितना है 20 किलो, ठीक है। और प्रयास भुजा की लंबाई कितनी है, प्रयास भुजा अपनी 250 mm, ठीक है, 250 mm। और निकालना क्या है, प्रयास निकालना है, प्रयास का मान निकालना, P निकालना अपने को, ठीक है। तो अपने पास सूत्र क्या है, लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, ठीक है, ये अपना सूत्र है।
तो लोड कितना है अपने पास 20 kg गुणा 160 mm बराबर P गुणा 250 mm, यही है। और अब क्या करेंगे P निकालने के लिए, P बराबर क्या हो जाएगा 160 बटे हुए 250 गुणा 20, ठीक है। तो ये कट जाएगा और यहाँ पे अपन काट देंगे इसको 5 के पार्ट से, 5 चौक 20, ठीक है, 5 25, तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, 64 बटे हुए 5, यानी कितना हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। कितना बचा 14 हो गई, 5 दूनी 10, 4 बचे और 8, ठीक है। तो 12.8 kg क्या करना पड़ेगा, प्रयास लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस सवाल में प्रयास कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रयास 12.8 kg, ठीक है। 20 किलो के वेट को उठाने के लिए 12.8 kg वेट ही लगाना पड़ेगा। प्रयास अपना कितना लगाना पड़ेगा 12.8 किलो का प्रयास लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भुजा की लंबाई ज़्यादा है। अगर ये भुजा की लंबाई कम होती किसकी तुलना में, इस भुजा की तुलना में, अगर ये कम होती, ये 250 होता है और ये 160 होता, तो यहाँ वजन क्या होता, प्रयास कितना होता 20 किलो से ज़्यादा होता। दिखती सी बात है, क्योंकि यहाँ पे भुजा की लंबाई कम ज़्यादा है, इसलिए जो है प्रयास कम लगाना पड़ रहा है। और भुजा की लंबाई कम होती तो प्रयास जो है वेट से ज़्यादा लगाना पड़ता, ठीक है। यहाँ तो वेट से कम है ना ये प्रयास, क्यों है, क्योंकि भुजा की लंबाई अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, केवल कुछ और कुछ नहीं है इसमें, पूरे लीवर वाले टॉपिक में यही है, लोड गुना लोड भुजा, प्रयास गुना प्रयास भुजा। जहाँ पे लोड लटका हुआ है वो लोड भुजा कहलाती है, और जहाँ प्रयास लगा रहे हैं वो प्रयास भुजा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड भुजा की लंबाई 160 है, यहाँ प्रयास भुजा की 250 है, और लोड है 20 किलो। तो ये अपन ने निकाल लिया, पी का मान 12.8 किलो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको पूछे कि भाई अगर लोड भुजा की लंबाई कम है और प्रयास भुजा की लंबाई ज़्यादा है, तो जो प्रयास लगाएगा वो वेट से, अगर ये पूछ लिया जाए भाई वेट, जितना वेट दे रखा है उससे अधिक होगा या कम होगा, प्रयास का मान जो है अधिक होगा या कम होगा, इस कंडीशन में जब लोड भुजा की लंबाई कम है और प्रयास भुजा की लंबाई ज़्यादा है, तो हमेशा याद रखना भाई जो वेट है ना उससे हमेशा कम ही प्रयास लगेगा। अगर प्रयास भुजा की लंबाई अधिक है तो प्रयास कम लगेगा, और प्रयास भुजा की लंबाई जो है लोड भुजा से कम है तो प्रयास जो है वो वेट से अधिक लगेगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि लोड भुजा का मान कम है, क्या है, लोड भुजा का मान कम है, तो प्रयास भुजा का मान यदि ज़्यादा है तो प्रयास अपने को कम लगाना पड़ेगा और लोड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लोड का मान ज़्यादा रहेगा, लोड भुजा की भुजा जो है वो कम रहेगी, प्रयास अपने को कम लगाना पड़ेगा क्योंकि अपना प्रयास भुजा जो है वो लोड भुजा से ज़्यादा है, ठीक है। और यही अगर उल्टा हो जाए, भाई लोड भुजा की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, ठीक है, और प्रयास भुजा की जो लंबाई है वो कम है, तो क्या होगा, जितना लोड दे रखा है, ठीक है, तो जितना लोड दे रखा है तो लोड तो कम रह जाएगा और प्रयास लोड से अपने को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे अपन ने 20 किलो माना, ठीक है, तो 20 किलो यहाँ लोड भुजा की जो लंबाई थी वो कम थी, ठीक है, इसलिए अपने प्रयास कम लगा। लेकिन ये यही काम अगर ये होता कि लोड भुजा की लंबाई ज़्यादा होती और प्रयास भुजा की लंबाई कम होती, तो अपने को प्रयास जो है वो 20 किलो से ज़्यादा ही लगाना पड़ता है, यानी 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो 22 किलो भी हो सकता था या 25 किलो, जितना भी हो वो सवाल के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अपन ये समझ सकते हैं भाई अगर लोड का मान ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा होगा यदि भुजा का लोड भुजा का मान कम है तो, ठीक है, और प्रयास भुजा का मान कम होगा, प्रयास भुजा का मान ज़्यादा है तो प्रयास का मान कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ एक सवाल और ले लेते हैं। तो इसी प्रकार का मैंने सवाल इसको बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयास लग रहा है, प्रयास का मान निकालना है, और प्रयास भुजा की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, और जो है लोड भुजा की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, और लोड है 20 किलो, ठीक है। तो अपने को क्या पता है, लोड 20 किलो और लोड भुजा का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, और प्रयास प्रयास पी मान रहे हैं क्योंकि ये निकालना है, और प्रयास भुजा का मान कितना है, प्रयास भुजा का मान है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला क्या बताया, लोड गुना लोड भुजा,
बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा। ठीक है, ये पता है। तो लोड कितना है, लोड अपने पास 20 गुणा 30, 30 सेंटीमीटर हो गया ना, और 20 किलो हो गया, और प्रयास P गुणा 16। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 30 बटे हुए 16। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 2 के पहाड़ से काट देते हैं पहले, 8 दूनी 16, ये 15 बार कट जाएगा। फिर 2 के पहाड़े से 4 बार, ठीक है, ये 10 बार। फिर 2 के पहाड़े से 2 बार, और ये कट जाएगा 5 बार, और ये हो जाएगा P बराबर 15.75 बटे हुए 2। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और एक उधार दिया 7.5, तो 37.5 किलो क्या लगेगा, प्रयास लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि लोड 20 kg है और प्रयास अपने को लगाना पड़ रहा है 37.5 kg। क्यों, क्योंकि लोड भुजा की जो लंबाई है, लोड बी लिख दूँ, बी यानी भुजा मान लो, तो लोड भुजा की लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो प्रयास भुजा की लंबाई है वो केवल 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने जैसा कि यहाँ पे पढ़ा था कि प्रयास भुजा की लंबाई कम हो और लोड भुजा की लंबाई ज़्यादा हो, तो प्रयास का मान जो है अपने को जितना लोड दे रखा है उससे ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, यानी 20 प्लस बोला तो 20 प्लस ही है, यहाँ पे 37.5 है। तो इस प्रकार से ये सवाल का मान आता है। ठीक है, और बाकी इसके सवाल जो है अपन आने वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि सारे अपन ने जो भी पढ़े हैं, पुली, ठीक है, उत्तोलक, स्क्रू जैक, तो उन सभी के जो है अपन सवाल करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, और इसी के साथ जो है चलते हैं आज के जो अपन ने पिछली क्लास में सवाल दिए थे उनके तरफ। तो पिछली क्लास में मैंने ये सवाल दिए थे, और पहला सवाल जो कह रहा है निम्न में से उत्तोलकों का उदाहरण नहीं है। तो उत्तोलकों का उदाहरण क्या नहीं है, इसका आंसर होगा पुली, क्योंकि कैंची तो है, जैक भी है, और बोतल ओपनर भी है। ठीक है, फिर बाद में आता है दूसरा सवाल, फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या है, यानी प्रथम जो उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है वो क्या है, इसमें यह है सीजर का एक पेयर। सीजर का जो एक पेयर है वो होता है, क्योंकि ये जो है कॉल टोंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, और एक नट क्रैकर नहीं हो सकता, एक व्हील बैरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा सीजर का एक पेयर। फिर तीसरा सवाल कह रहा है, यदि 30 kg का लड़का फलक्रम से 140 मीटर की दूरी पर बैठा है और 25 किलो का एक अन्य लड़का शीशा की संतुलित करने के लिए बैठा है, तो उसका फलक्रम से दूरी कितनी होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक जैसे ये फलक्रम यहाँ पे अपना, ठीक है, और एक लड़का बैठा है यहाँ पे, और एक लड़का बैठा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला लड़के की जो वेट कितना है 30 kg, और दूसरे लड़के का जो वेट है वो 25 kg है। ठीक है, और प्रथम लड़के की जो दूरी है वो कितनी है, फलक्रम से 1.4 मीटर की है। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला क्या पता है, लोड गुना लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, ये पता है। तो लोड कितना है 30 kg गुणा दूरी कितनी है 1.4, और प्रयास मान लें इसको, तो 25 kg गुणा ये भुजा की मान अपने को निकालना, इसलिए पी बी लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बी बराबर 30 गुणा 1.4 बटे हुए 25। ठीक है, तो इसको काटने पे क्या आएगा, इसको 5 से काटे तो 25 और 6 36। ठीक है, 5 अंक 30 हो गया ना। फिर इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 2 6 2 8.4 बटे हुए 5। तो इसका 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, यानी जो आंसर होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शन में अपन देख सकते हैं यहीं पे अपना आंसर आ जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर पूरा भाग देके भी देखें तो भी ये आंसर आएगा 5 एकम 5 दशमलव
3 इधर उधर दिए, 5 अंक 30, ठीक है, 4 बचे, 5/40, ये देख लो मीटर। तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो है क्लास आज की वो समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ सारे जो भी सवाल है वो आपको एकदम अच्छी तरीके से एकदम तरीके से जो है आपको समझ में आ चुके होंगे, और आप जो है घर पे बैठ के इसके और भी सवाल करेंगे। और आने वाली जो अगली क्लास है उसमें ये जो है आखिरी क्लास होगी वो अपनी, इसमें अपन जो है इसके उदाहरण लेंगे और हर टॉपिक के जो है एक एक क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अपन ने जो है पिछली क्लासों में उसके सवाल नहीं किए थे पुली के और जेक के तो फिर भी कर लिए थे, लेकिन पुली के बिल्कुल ही नहीं किए थे। तो इसलिए अपन उनके सवाल जो है अगली क्लास में करेंगे, और वो लास्ट क्लास होगी। उसके बाद में जो है अपन टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों तक, ताकि वो जो है घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे सकें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, और मैं अपनी शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, और इसी के साथ जो है आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।